हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग यूपीएसआई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय या इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस हैं कि कोर्ट ने उनमें क्या फैसले दिए जो ऐतिहासिक हो गए, जिनके आधार पर बहुत सारे मुकदमे सुने जाते हैं और उनका निर्णय भी दिया जाता है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था, पर आज की वीडियो में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस को कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू कर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो आज जिन मुद्दों को हम देखने वाले हैं उन मुद्दों में सबसे पहले महिलाओं से संबंधित मामले हैं कि महिलाओं से संबंधित जो कोर्ट केसेस थे उनमें क्या निर्णय दिया कोर्ट्स ने। तो सबसे पहला मामला है, आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर इनके ईयर भी बताते चलिए, इनके साल भी बताते चलिए। तो इतने सारे केसेस के साल कैसे रखेंगे? जिनके ज़रूरी होंगे उनके साल मैं आपको बता दूंगा, नो इशू, ठीक है, आप चिंता मत करिए। तो पहला मामला है महिलाओं संबंधित जो है वो है शिवानंद मलप्पा कोर्ट वर्सेस कर्नाटक राज्य, है ना। शिवानंद मलप्पा कोर्ट वर्सेस कर्नाटक राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जो आईपीसी का सेक्शन 498A है, आईपीसी की धारा 498A है, वो पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला के साथ में क्रूरता के संबंध में है। और वहाँ पर क्रूरता, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, वहाँ पर क्रूरता के बारे में जो बात होती है वो मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों में आता है। जो धारा 304B है वो दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो कुछ लोग 498 को भी दहेज से संबंधित समझ लेते हैं, पर यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की जो धारा 498 है इसमें क्रूरता से संबंधित प्रावधान है। क्रूरता जो एक अपराध है उससे संबंधित प्रावधान है, ये दहेज की मांग से संबंधित नहीं है। दहेज की मांग से संबंधित धारा किसमें चले जाए? एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में चला जाएगा मामला, और दहेज मृत्यु होती है तो धारा 304B में चला जाएगा। कल मैंने आपको उसकी सारी शर्तें बताई थी, क्लियर हुई। तो क्रूरता की बात है। और इसमें एक बात और कही जा रही है कि यदि किसी संपत्ति की या मूल्यवान वस्तु की विधि विरुद्ध मांग की जा रही है। विधि विरुद्ध मांग क्या होती है? इल्लीगल तरीके से डिमांड किया जा रहा है किसी संपत्ति का या मूल्यवान वस्तु का, तो वह भी क्रूरता में ही जाएगा। वह भी किस में जाएगा? क्रूरता में ही जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद अगला मामला है प्रिया बनाम शिबी। प्रिया बनाम शिबी, केरल, मतलब केरल और शिबी मतलब दोनों एक साथ। थोड़ा गला खराब हो रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि दहेज यदि नगद रूप में हो या सोने के आभूषण के रूप में, दहेज का रूप कैसा है? या तो नगद के रूप में कैश दिया जा रहा है दहेज, है ना, या सोने के आभूषण के रूप में है, तो इसका दावा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी किया जा सकता है। तो यदि दहेज जो है वो सोने और चांदी के रूप में है, नकद और सोने के आभूषण के रूप में है, तो उसका दावा आप घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी कर सकते हैं। अगला मामला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल का, जो रेप से संबंधित है। आपको पता है सीआरपीसी की धारा 320 में हम लोगों ने पढ़ा था कि शमनीय और अशमनीय अपराधों के बारे में चर्चा थी। शमनीय अपराध क्या होता है? शमनीय अपराध होता है जिसमें समझौता हो जाता है, और अशमनीय क्या होता है? अशमनीय होता है आपका जिसमें समझौता नहीं होता है। सामान्यतः 7 साल से नीचे जिनका दंड होता है उनमें समझौता हो जाता है, बट इसमें भी 2-3 शर्तें हैं कि अगर कोई बच्चे से संबंधित अपराध है, महिला से संबंधित अपराध है, तो उसमें समझौता नहीं होता है। तो इस केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, मतलब किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयास किया है, तो ऐसे मामले में समझौता करना बिल्कुल अवैध होगा। तो इस मामले में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में समझौता करना अवैध है, इल्लीगल है। ऐसे मामलों में समझौता थोड़ी होता है कि मैंने उसका बलात्कार, मैंने कहा मतलब कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति बलात्कार कर रहा है वो कहे भाई मुझसे ऐसा हो गया और समझौता कर लो, ये नहीं, ये अक्षम्य अपराध है, ठीक है। और इस वाले मामले में, ये 2015 का मामला था, 2015 का मामला था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बनाम हरियाणा वाले मामले का अनुसरण किया, उसके निर्णयों का अनुसरण किया। यह मामला 13 का था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार एवं बलात्कार के प्रयास के संबंध में जो अपराध होता है ये पूरा, इसमें समझौते को अवैध ठहराया। उसके बाद है विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि गैंग रेप हो रहा है, गैंग रेप सामान्यतः क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति जब मिलकर रेप करते हैं तो उसको गैंग रेप कहते हैं। तो अभियुक्त होता है जिन पे आरोप लगते हैं, एक्यूज्ड जो होते हैं। तो अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य एक हो यह जरूरी नहीं है, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। कहा सामान्य उद्देश्य किसमें, आईपीसी 34 में। तो इसमें क्या बात कही कि अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य गैंग रेप करते हुए, अब देखो वो रेप करना है मगर उनका उद्देश्य एक जैसा हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और एक चीज और कही है कि सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जा सकता है, ये उसमें बात आई है विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद अगला मामला है गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य का, जिसमें कोर्ट ने क्या कही कि जब किसी स्त्री का बलात्कार होता है तो उसको शारीरिक क्षति तो होती ही है, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा भी सदैव के लिए नष्ट हो जाती है, उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कि जो साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाए, साक्ष्यों मतलब जो एविडेंस हैं उनको जो देखा जाए, उनको जो एनालाइज किया जाए, वो खाली बस नॉर्मली ऐसे उठा के ना कर लिया जाए, वो पूरे मामले की पृष्ठभूमि में पूरे मामले का बैकग्राउंड चेक करते हुए, पूरे मामले को देखते हुए, पूरे मामले को समझते हुए तब एविडेंस का एवेल्युएशन किया जाए। ये गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एक चीज और बोली कि साक्ष्य अधिनियम जो आपका एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 114A के तहत पीड़िता की सहमति की, पीड़िता जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, बलात्संग हुआ है, उसकी सहमति न होने की अवधारणा पर ही बात रखी जाती है, ठीक है। बलात्कार में देखो सामान्य सी बात है, बलात्कार मतलब हठात मतलब जबरदस्ती जब किसी की स्त्री के साथ में फिजिकल कांटेक्ट बनाया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो वहां पर बलात्कार की संज्ञा होती है। और आपको पता है जबरदस्ती में किसी की भी रजामंदी नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम 114A के तहत पीड़िता की सहमति न होने की अवधारणा पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद अगला मामला है आसिफा खातून बनाम रुबीना। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही अभिलेखीय न्यायालय हैं। अभिलेखीय न्यायालय होने का मतलब ये है कि वो जो फैसला देते हैं वो निचली अदालतों के लिए एक स्तंभ की तरह होता है, उसको आधार मानकर निचले न्यायालय भी अपना फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन, ठीक है, इसके अधीन कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन क्या होता है। घरेलू हिंसा में क्या होता है कि भाई जो स्त्री होती है उसके साथ में मारपीट होती है, ठीक है, मानसिक शारीरिक यातना दी जाती है। और भी घरेलू हिंसा धारा 3 में है, उसमें क्या है कि भाई शारीरिक दुरुपयोग होता है, मानसिक दुरुपयोग होता है, आर्थिक दुरुपयोग होता है, ये सब हिंसा में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपका है कि अगर इस अधिनियम के अधीन अपने पति के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर से अलग निवास या आवास का दावा कर सकती है। महिला के लिए क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर कोई भी अपराध बन रहा है, ठीक है, उसके साथ में हिंसा हो रही है, तो अपने पति के माँ बाप यानी कि अपने सास ससुर से अलग रहने के लिए वो दावा कर सकती है। और यदि वह दावा करती है किसके अधीन, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, तो न्यायालय उसको आवास प्रोवाइड करवाएगा, न्यायालय उसको यह आवास की सुविधा देगा। उसके बाद अगला मामला है सरला मुदगल बनाम भारत संघ का। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाता है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो और वहां पर जाकर वह दूसरी शादी करता है, तो वह शादी अमान्य मानी जाएगी। आपको पता है कि मुस्लिम धर्म के में जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसमें एक से अधिक शादी करने का प्रावधान है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। पहली की रजामंदी होनी चाहिए, पहली स्त्री की रजामंदी होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें है।
बट हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है कि यदि आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो दूसरी शादी आपकी अमान्य मानी जाएगी। यानी कि यदि तो आपकी पहली शादी हो चुकी है और आप उस स्त्री के रहते हुए, अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेते तो दूसरा विवाह अमान्य है। या तो वह मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरा ब्याह कर लिया, या आपका तलाक हो जाना चाहिए, तब है। बट कुछ चालू कोई होगा, अब वो सोचे भाई इस्लाम धर्म में जाके कर सकते हैं, दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, तो कोर्ट ने सीधे बोल दिया सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर के दूसरा विवाह करता है तो उसका वह विवाह अमान्य माना जाएगा। जबकि मुस्लिमों का दूसरा विवाह अमान्य नहीं होता है, पर हिंदू का जो कन्वर्ट हो गया है उसका अमान्य है। शर्त यह है कि वो कब अमान्य है, यदि पहली शादी भंग नहीं हुई है। यदि पहली शादी भंग हो गई तो चाहे हिंदू भी रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट अगर वो इस मंशा से गया है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मुसलमान बन जाऊंगा, तो वो काम उसका नहीं चलने वाला है। उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट मामला है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण। आपको पता है महिलाएं आज के समय में जॉब कर रही हैं, बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो समाज ने करी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दबा के रखा स्त्रियों को, बिल्कुल पैरों की जूती समझ के रखा। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत हाल देखने में आया। पर भारतीय परंपरा फिर भी बहुत श्रेष्ठ है। वो ये कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियाँ प्रसन्न होती हैं, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। पूरे विश्व में किसी भी संस्कृति ने स्त्रियों को इतना सम्मान नहीं दिया जितना भारतीय संस्कृति ने दिया, क्योंकि यहाँ पर अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है कि आधा अंग है, अर्धांगिनी है, इतना सम्मान यहाँ पर है। पर फिर भी अनपढ़ जाहिल गंवार हर जगह होते हैं, वो उनको कुछ पढ़ना लिखना होता नहीं है, मारते पीटते हैं, बहुत बुरा हाल करते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों की बहुत बुरी मानसिकता होती है कि दूसरी स्त्री को देखते ही और उनके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तो आपको देखा है, मान लें बॉस है, वो क्या देखेगा कि सुंदर सी कोई लड़की आ गई, उसकी एम्प्लॉय आ गई, उस पर चांस मारना शुरू कर देगा। तो यौन शोषण किसको माना गया सुप्रीम कोर्ट ने? अब ये यौन शोषण है। यौन शोषण का मतलब ये नहीं है कि देखो अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो बलात्कार में चला जाएगा, पर यौन शोषण किसको माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी वाले मामले में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति महिला कर्मचारी को विषय जनित पत्र भेजता है, यानी कि कोई गलत भाषा का प्रयोग किया, उल्टा सीधा कुछ लिखा और पत्र भेज दिया। दूसरी बात है प्रेम प्रकट करता है, भाई लव लेटर भेज दिया कि भाई मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ और फलाना दिमाग का, ऐसा कुछ करके भेज दिया। या तीसरा क्या कर दिया, खूबसूरती या उसकी कुशलता की प्रशंसा करता है ना, खूबसूरती, यार तू तो बहुत सुंदर हो भाई, ऐसा है फलाना दिमाग का, ये वो, और गाना गाने लगता है कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ऐसा कुछ करने लगता है। या कुशलता की प्रशंसा करता है, जानबूझकर ये सब मंशा के तहत करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली तो बोल ही देते हैं कलीग्स को कि भाई यार तुम तो बड़े एक्सीलेंट हो, बस इतना ही बोल देता है। पर अगर मतलब कंटिन्यूअसली इन चीज़ों का रिपीटेशन देख रहा है और दूसरी सामने वाली महिला को उससे दिक्कत हो रही है, तो ये वाला मामला। और अनचाही मदद प्रकट करने का प्रस्ताव रखता है, यानी कि अरे भाई तुमको कुछ काम हो तो मेरे को बताना। ऐसा होता है, हमारे साथ में भी एक ग्रुप में लड़की थी, तो वो पुलिस में चली गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, और दूसरे लड़के थे, वो उसको जानबूझ के कि तेरे को मदद चाहिए बता देना, तेरे को ड्यूटी का टाइम चेंज कराना। तो ये पूरा जो मामला है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यौन शोषण में आएगा। विषय जनित पत्र, प्रेम प्रकट करना है ना, और खूबसूरती और कुशलता की प्रशंसा करना, अनचाही मदद को प्रकट करने का प्रस्ताव देना, ये यौन शोषण में आएगा। तो देखते आगे के कुछ केसेस देख लेते हैं। अब अगला है टेप रिकॉर्डर या CD में है रिकॉर्ड आवाज। मतलब कि आपने देखा होगा टेप रिकॉर्ड हो जाती है, CD में मतलब रिकॉर्ड आवाज हुई है, तो क्या उस आवाज को भी साक्ष्य माना जा सकता है? इस संबंध में एक केस है जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रिजमोहन रामदास मेहरा। ये मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि टेप रिकॉर्डर जो टेप रिकॉर्डर जो आवाज रिकॉर्ड हुई है उसको साक्ष्य माना जा सकता है। ठीक है, उसको आप क्या मान सकते हैं, उसको एविडेंस मान सकते हैं, उसको सबूत मान सकते हैं। पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि बोलने वाले व्यक्ति की आवाज की पहचान हो जाए, कि ये बिल्कुल स्पष्ट पता लगे कि भाई कौन बोल रहा है, पहचान हो जाए। दूसरी बात है वह आवाज उसी व्यक्ति की है, इसकी वास्तविकता को साबित करना होगा। ये है ना कि भाई उसी आदमी की आवाज है कि नहीं है। और तीसरी बात है
जो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या आवाज जो रिकॉर्ड हुई है उसके माध्यम से जो साक्ष्य दर्ज किया जाएगा वो समर्थनकारी या अप्रत्यक्ष साक्ष्य होगा, मुख्य साक्ष्य नहीं माना जाएगा। मुख्य साक्ष्य मतलब कि उसी के आधार पर फैसला नहीं दिया जाएगा, उसको साइड बाय साइड एविडेंस जरूर माना जा सकता है, उसको समर्थनकारी साक्ष्य जरूर माना जा सकता है, अप्रत्यक्ष पर डायरेक्टली उसको नहीं माना जा सकता। ये जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास और मेहरा के मामले में आपका आया था। उसके बाद जमानत से संबंधित मामला, जमानत, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक, ठीक है, रतन मलिक का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जमानत कौन दे सकते। देखो एक चीज है, मैंने आपको बताया था जमानती अपराध वो अपराध होते हैं सीआरपीसी सेक्शन 2A क्या बोल रहा था कि जिनमें अधिकार होता है व्यक्ति का कि वह अधिकार के साथ जमानत ले, पर जो गैर जमानती अपराध होते हैं उन पे न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो जमानत दें कि ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को यदि लगता है कि जमानत के बाद अपराध नहीं करेगा, जमानत मिलने के बाद अपराध नहीं करेगा, तो उसे छूट दी जा सकती है, उसको जमानत दी जा सकती है। अगर जब न्यायालय को लग रहा है कि इसको छोड़ दिया जाएगा फिर बाहर जाके अपराध करेगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद है जमानत की सुनवाई के समय जो लोक अभियोजक है उसको भी पर्याप्त अवसर दिया जाए बहस करने का। ये सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक के मामले में कहा। एक और मामला है साजिद हुसैन बनाम महाराष्ट्र राज्य का। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के बारे में बात की। अग्रिम जमानत के बारे में क्या चीज ध्यान रखी कि न्यायालय जब अग्रिम जमानत दे तो कुछ बातों का ध्यान रखे। किन बातों का ध्यान रखे कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको पता है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो संज्ञेय होते हैं, कुछ अपराध होते हैं असंज्ञेय होते हैं, है ना। संज्ञेय अपराधों में सामान्यतः बेल बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है, पर मिल जाती है, वो अलग अलग सब चीज़ें हैं। तो अपराध की प्रकृति को देखे और गंभीरता को देखे कि भाई कैसा गंभीर अपराध किया है। दूसरी बात है जो अभियोजक है ना, सॉरी जो आवेदक है जो है आवेदक जिसने जमानत के लिए आवेदन दिया है ना, एप्लीकेशन दिया है, उसकी हिस्ट्री को चेक करें कि भाई इसका इतिहास कैसा है। ये अभ्यासतः अपराधी तो नहीं है, ये चीज चेक होगी। तीसरी बात है कोर्ट ये देखे कि जो ये केस बना है किसके खिलाफ, आवेदक के खिलाफ। जिस आवेदक मतलब जिसने जो मतलब जमानत के लिए आवेदन दे रहा है कि ये केस आवेदक के खिलाफ इसलिए या इस उद्देश्य से तो दाखिल नहीं किया गया है जिससे उसका अपमान हो, जिससे उसकी ख्याति नीची हो, इस उद्देश्य से तो नहीं किया गया है। और तीसरी बात है जमानत, अग्रिम जमानत इस आधार पर देगा कि बाहर निकलने के बाद ये अपराध तो नहीं करेगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद साइबर अपराध से संबंधित मामले। साइबर अपराध मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में होने वाले अपराधों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्या बात है, जनमंच बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, जो पोर्न साइट्स हैं, उनको बंद करने के निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता है। उनको बंद करने के निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता। किसको? राज्य को। जो राज्य हैं उसको बंद करने के मतलब देश को जो सरकार है उसको इन साइट्स को बंद करने के निर्देश नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि वेबसाइट का संचालन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी वेबसाइट का संचालन करना क्या कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो बिल्कुल है, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद जयेश ठक्कर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को पोर्न साइट से दूर रखना या पोर्न से दूर रखने के लिए साइट बंद कर दी जाए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और एक बात और कही कि इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है जिस पर रोक लगाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि यही आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, ये बात कही। तो कुल मिला के बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न साइट्स पर बैन लगाने के लिए इन केसेस में मना किया है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि वीडियो कॉल के माध्यम से साक्ष्यों को दर्ज कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। आज के टाइम में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्यों को इकट्ठा करने से संबंधित मामला है प्रफुल्ल बी देसाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्यों को लिया जा सकता है, ठीक है, और व्यक्ति की
व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं है कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी साक्ष्यों को दर्ज किया जा सकता है प्रफुल्ल बी देसाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में। तो चलिए देखते हैं, तो आखिरी कुछ इंपोर्टेंट केसेस देख लेते हैं। बार बार रुकना पड़ता है, बहुत समय लग गया है, ढाई घंटे के आसपास हो गया है इस वीडियो को बनाते बनाते। तो शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। शाहबानो बेगम वहाँ पे पत्नी है और मोहम्मद अहमद खान यहाँ पर पति हैं। तो इनके पति ने इनको तलाक बोल दिया, ट्रिपल तलाक का मामला था। तो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अनुसार बाद में कोई भरण पोषण या जीवन भत्ता मतलब इस तरह से दिया नहीं जाता उसमें। तो शाहबानो बेगम की तरफ से केस चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो बेगम को इस केस में निर्णायक जीत दी और जीत देने के बाद मुस्लिम विधि को भी इग्नोर करते हुए अहमद खान को तलाक के बाद भरण पोषण करने का आदेश दिया गया। अहमद खान को कहा गया कि तुमने तलाक दे दिया है पर फिर भी तुम भरण पोषण करोगे। और अभी आपको पता है कि ट्रिपल तलाक संबंधी एक कानून आ गया है, तो अभी ट्रिपल तलाक पर बहुत हद तक मतलब प्रतिबंध लग चुका है। और मतलब पहले मतलब लोग एकदम से ऐसे ही कह देते हैं, वो अलग सा मामला है, पर कहीं ना कहीं ये एक मानवीय अधिकार का उल्लंघन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला केस है एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि भाई तुम लोग 356 धारा जो है, जो आर्टिकल 356 है, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को ये लगता है कि वहाँ पर जो सरकार है वो राज्य के शासन को, तंत्र को संविधान के अनुरूप चलाने में विफल हो रही है, तो वह राष्ट्रपति को अनुमोदन कर देते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्या कर देते हैं, क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। एक्चुअली में राष्ट्रपति केवल एक मोहरा है, करती शासन कौन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू करती है किसी राज्य में, वह केंद्र सरकार ही करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि तुम राष्ट्रपति शासन यानी 356 अनुच्छेद का मनमाना प्रयोग बंद करो और निर्देश दिए गए जरूरी। उसके बाद है संविधान से संबंधित मामले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 का बेरूबारी यूनियन वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना थोड़ा जल्दबाजी में प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसको संविधान का अंग नहीं माना। क्या किया, उसको संविधान का अंग नहीं माना। उसके बाद एक केस था शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 13(2) है उसमें विधि शब्द का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे विधि, लॉ का जो मतलब है वो तो है ही, बट उसने एक बात कहा कि संविधान में जो आगे इन विधियों से, इस विधि से क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। संविधान संशोधन की जो विधियां हैं, देखो विधि क्या है, विधि का मतलब प्रोसीजर भी है, प्रोसेस भी है, और विधि का मतलब लॉ से भी है। तो यहां पर 13(2) में विधि की बात हो रही है, यानी कानून की बात हो रही है। तो जहां पर प्रोसेस, और जबकि संविधान संशोधन प्रोसेस है, विधि है, तो उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आती है, 13(2) के अंतर्गत जिसका जिक्र है। फिर सज्जन सिंह वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने शंकरी प्रसाद वाले मामले का समर्थन किया कि भाई 13(2) के अंतर्गत जो विधियां हैं उसमें संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ का मामला आया। गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया और क्या कहा कि 13(2) के अंतर्गत जो विधि है उसी के अंतर्गत संविधान संशोधन विधियां आती है। भाई क्यों कर दिया वो पता नहीं, क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल सही था। यहां पर प्रोसेस है जबकि विधि है, दोनों अलग अलग चीज हैं। फिर उसके बाद कोर्ट को फिर से एक बहुत बड़ा केस, मतलब ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा केस है किसका, संविधान के इतिहास का। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह के मामले में जो निर्णय दिया गया था, यानी कि 13(2) के अंतर्गत जो विधियां हैं उनके अंतर्गत संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं है, ये निर्णय बिल्कुल सही थे। जबकि गोलकनाथ वाले मामले में जो निर्णय दिया गया कि 13(2) विधि के अंतर्गत जो विधियां हैं, संशोधन विधियां भी शामिल हैं, वो बिल्कुल गलत था। उसके बाद यहां पे देखिए एक चीज कही कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बट वो संशोधन कैसा होना चाहिए, केवल पॉजिटिव होना चाहिए। और
आधारभूत संरचना को नष्ट ना करे, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक स्ट्रक्चर है, उस संरचना को बिगाड़े नहीं, ऐसा होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बेरोवारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, जबकि इस मामले में बदल दिया और प्रस्तावना को अंग माना। क्या किया? प्रस्तावना को अंग माना और यह कहा क्योंकि अंग है तो संशोधन भी कर सकते हैं, पर मूलभूत जो संरचना है वह नष्ट ना हो। उसके बाद एक अलग मामला है जावेद बनाम हरियाणा का। जावेद बनाम हरियाणा के मामले में जनहित याचिका से संबंधित मामला था। इस जनहित याचिका में निर्धारित किया गया, कोर्ट ने निर्धारित किया कि पंचायतों में जो विशिष्ट पद हैं, जो विशिष्ट कार्यालय हैं, उनके जो पद हैं, उनमें काम करने के लिए अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं, 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, तो वह व्यक्ति उन कार्यालयों में काम करने के लिए इनएलिजिबल है ना, वो मतलब अयोग्य है। ये इस जावेद बनाम हरियाणा में कहा गया। उसके बाद एक और मामला था जनहित याचिका का ही, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का। हुसैन आरा खातून के मामले में ये जनहित याचिका का मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि त्वरित मतलब तुरंत, त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट है इंदिरा साहनी केस। ये जनहित याचिका के मामलों में एक प्रसिद्ध मामला है, पीआईएल के मामलों में एक प्रसिद्ध मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ओबीसी जो हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, है ना, पिछड़ी जातियां जो हैं, उनके लिए आरक्षण की ज़रूरत है और उसका औचित्य भी है, मतलब वो सही भी है और उसकी ज़रूरत भी है, ओबीसी के लिए ये माना। देखो अब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस सब करवा दिए हैं। अगर 1 2 4 कोई रह गया हो, वैसे तो मेरी याद में कर रहा ही नहीं है, अगर लगता है तो कुछ खुद भी पढ़ लो भाई, ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।